अब मार्केट फंडामेंटल्स पर चर्चा करने के लिए कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी जुड़े हैं। विकास के पास कैपिटल मार्केट में करीब 25 साल का अनुभव है। कार्नेलियन से पहले विकास 17 सालों तक ईडलवाइस से जुड़े रहे थे और ईडलवाइस में वो हेड ऑफ एक्विटीज़ थे जब उन्होंने एक अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की थी। विकास जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये छोटे स्टॉक्स में आजकल काफ़ी सेलिंग प्रेशर आ रहा है, क्या ये लॉजिकल है और क्या ये एक थोड़ा सा वार्निंग साइन है कि अभी अगर आप बहुत ज़्यादा छोटे शेयरों में बहुत ज़्यादा पैसा बना चुके हैं तो एक बार के लिए थोड़ा सा बुक कर लें, या फिर ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है? आप कैसे देख रहे हैं इस करेक्शन फेज को? अनुज देखिए, बाहर मार्केट भी ये इसमें सबसे बड़ा एक अंडरलाइंग फैक्ट ये है कि अब हम एक बुल मार्केट में हैं। बुल मार्केट में मिड और स्मॉल कैप जो शेयर्स होते हैं, जो थोड़े ज्यादा चलते हैं, ज्यादा रिटर्न देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि उनमें ग्रोथ की दर ज्यादा होती है। और जबकि जो नए नए सेगमेंट्स और कोई भी इकोनॉमी जब एक ट्रांसफॉर्मेशन की फेज में होती है, उस फेज में बहुत सारे नए सेक्टर सेगमेंट्स ऐसे उभर के आते हैं जो पहले होते ही नहीं है। तो एंड नेचुरली बिकॉज वो इमर्जिंग सेक्टर और सेगमेंट्स होते हैं, तो वो सब नेचुरली मिड और स्मॉल कैप ही होंगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में पिछले 2-3 साल में आप देखेंगे तो छोटी कंपनियां ही बड़ी बन के आ रही है। तो इसलिए मिड एंड स्मॉल कैप को मैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ, रिस्क की तरह नहीं देखता हूँ। ऑफ कोर्स ये एक नेचुरल सी बात है कि कोई भी मार्केट में एक अप नीचे की साइकिल होती है। हमने पिछले 1 डेढ़ साल में अच्छा मिड एंड स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस देखा। तो वो एक कंसोलिडेशन होना काफी जायज भी है, और थोड़ा ये बात भी है कि काफी पॉकेट्स हैं जहाँ पे एक्सुबरेंस हो गया, रिटेल मनी बहुत हॉट मनी बहुत आ गई है। तो आई थिंक थोड़ा रेगुलेटरी बैकलैश भी हो रहा है। सेबी का भी न्यूज़ है, दे आर वाचिंग वेरी क्लोजली। सो सब जो थोड़े से अनडिजायर्ड एक्टिविटीज मार्केट में होती है, वो इस तरह का जब करेक्शन आता है तो वो क्लीन आउट होता है। वो एक बहुत अच्छी एक मार्केट के लिए हेल्दी सिचुएशन है। मैं इसको बिल्कुल भी बुरा नहीं देखता हूँ। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो एक बहुत अच्छी बात है स्ट्रक्चरली मार्केट के लिए। हाँ, ये बोलो कि कुछ समय मिड कैप ज्यादा चलेंगे, कुछ समय लार्ज कैप चलेगा, ये इंटरमिटेंट जो रोटेशन है वो तो होती रहेगी। आज नहीं, पहली बार भी नहीं हुई, पहले भी हुई है और आगे भी होगी। तो इससे मैं कोई एक बहुत बड़ा इसको बहुत बड़ी न कोई रिस्क मानता हूँ, न कोई बहुत बड़ा फैक्टर जिसको आप देख के अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड करो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपको अच्छी कंपनी में, अच्छे मैनेजमेंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट होल्ड करके रखना है। 10% के करेक्शन के लिए कोई आदमी बेच के वापस, मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी वापस आ सकता है एक लॉन्ग टर्म स्टोरीज में। तो उसमें आपको खाली पोर्टफोलियो में चर्न होता है। मेनी टाइम्स आप पोर्टफोलियो का आइडियाज मिस कर लेते हैं। तो आप उसको कभी पैसा बनता है, इसको आप 5 साल, 10 साल, 15 साल स्टॉक को होल्ड करें जहाँ पे कंपनी मिड एंड स्मॉल बड़ी बने। वो हमारा एक मेरा मेरा हमेशा मानना रहता है कि जो भी छोटी कंपनी में इन्वेस्टर्स हैं उनको ऐसा सोचना चाहिए। ओके, तो अब इस समय विकास, आप कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं मार्केट में? क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि आपको भी काफ़ी इन्फ्लोज आ रहे होंगे इस समय। इन लेवल्स पर आपके हिसाब से, स्टॉक स्पेसिफिक ऑब्वियसली आप बात करेंगे नहीं, लेकिन थीम्स, क्या मेन थीम्स होंगी इस समय? नए थीम वैसे कुछ है नहीं, वैसे सेम ही थीम्स हैं जिनमें, क्योंकि अल्टीमेट इंडिया स्टोरी तो वही है, कोई नई नई आ नहीं रही है। पर हाँ, ये है कि जैसा कि हमने काफी बार डिस्कस भी किया है कि बीएफएसआई पिछले कुछ सेगमेंट में बैंक्स काफी कंसोलिडेट हुई थी। तो आई थिंक वहां पे अभी भी हमें तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग एज ए सेगमेंट जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के बीच में रहता है, वहाँ पे हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हैं। हमने पिछले 3, 4, 5 महीने में काफ़ी केमिकल स्टॉक जहाँ पे काफ़ी करेक्शन हो चुका था, वहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई है। फार्मास्यूटिकल के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हैं, जहाँ पे आज भी वैल्यूएशन के साथ गिवन देयर ग्रोथ कम्फर्ट रहती है। तो तो सेगमेंट्स हैं आईटी के अंदर, इन बिटवीन काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई थी। तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है। हम जिस रादर देन एक ब्रॉडर थीम को देखने के बजाय हम देखते हैं कि कंपनी मैनेजमेंट और वैल्यूएशन तीनों का कॉम्बिनेशन जहाँ पे भी आता है, हम उसमें करते हैं। और मुझे लगता है आज भी वैसी आइडियाज़ मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, ये कहना गलत होगा। पर हाँ, आपको अपना डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। आपको जो क्या बोलते हैं फैड स्टॉक्स है, फैड सेक्टर्स है, थीम्स है, उनसे आपको दूर रख के या फिर नॉइज़ से दूर रख के आपको अपनी रिसर्च के हिसाब से स्टॉक्स ढूँढने पड़ेंगे। हम्म, विकास जी, फार्मा पे आपका कन्विक्शन बहुत था। मैं पिछले लास्ट 3-4 इंटरेक्शन में मैं कह भी चुका था और आप स्वीकार भी कर रहे थे कि यहाँ से भी और पैसा बनेगा। और आप देखिए, लास्ट अप्रैल से लेके अब तक वो 12,000 का इंडेक्स आज 19,000 की ट्रजेक्टरी में खड़ा है। एंड स्पेशली जिस प्रकार से यूएस में डिमांड है इस वक्त और वहाँ पे जो डेफिसिट है मेडिसिन का, आपका व्यू अभी यहाँ से फार्मा और मूव दे
और पर आपको सहबाद के पोटेंशियल्स कितने हैं? फार्मा सेक्टर बड़े समय बाद वापस आया है, तो जिस तरह का भी ऐसे रिवाइवल होता है तुरंत हो जाए, तो मुझे लगता है अगली 3-4 साल के अंदर एक अच्छी इसमें रिटर्न देने की संभावना है। उसको मद्देनज़र रख के इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि यूएस मार्केट में टर्न अराउंड तो अभी थोड़ा चालू ही हुआ है। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। प्लस इंडियन फार्मा कंपनीज़ के अंदर भी नए-नए दूसरे आयाम खुल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर अच्छा रहेगा, और रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से आज भी मैं मानता हूँ कि बहुत महँगे नहीं है। अगर आप इसको कंज्यूमर सेगमेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे, तो आज भी फार्मा सेक्टर डिस्पाइट हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ प्रोफाइल आर ट्रेडिंग चीपर। हुँ। अच्छा, मतलब फार्मा पे आपका व्यू हो गया, स्टिल आप लॉन्ग हैं, मतलब आपका कोई कन्विक्शन में एक पैसे की कमी नहीं है। एक और स्पेस जो कि आपका बखूबी पैसे बना के दे गया, और इस अर्निंग सीजन में जब विद बैंक्स कोलैप्स हो रहे थे, कुछ कोलैप्स हो रहे थे, अब नाम मैं जिक्र नहीं करूंगा, पीएसयू बैंक्स ने डिलीवर किया। लीडरशिप इस बार एसबीआई के हाथ में थी एट ऑल टाइम हाई। अभी भी फेवरेट आगे की कुछ क्वार्टर्स तक यही रहेगा बैंक्स में आपके मुताबिक? बैंकिंग पूरा सेक्टर चलेगा, बट आई थिंक पीएसयू बैंक्स के अंदर जो एक री-रेटिंग की संभावना री-रेटिंग हुई है, और आगे भी होने की संभावना है, क्योंकि पीएसयू बैंक्स के अंदर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकली 3 प्रॉब्लम रही है। एसेट क्वालिटी, गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी। उसकी वजह से ये सारा सेगमेंट्स डिस्काउंट पे ट्रेड करता था, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स 2.5-3 टाइम बुक पे ट्रेड करती थी, ये 0.5, 0.4, 0.3 पे ट्रेड करता था, राइट? सो वेरी बिग, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स का बड़ा फर्क था। अब आप देखें तो इन्हीं तीनों तीनों बातों पे एसेट क्वालिटी पिछले 5 साल में काफी कुछ प्रोविजनिंग होके पूरी बैंक की बैलेंस शीट एब्सोल्युटली स्क्वीकी क्लीन हो गई है। गवर्नेंस की आप बात करेंगे तो अभी जो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम हुई थी डायरेक्टेड लेंडिंग की वजह से, अभी सरकार का इंटरफेरेंस बैंकों के ऑपरेशन में बहुत कम है। उसकी वजह से आप देखेंगे तो, और आज सब बैंकों के टॉप पे बढ़िया-बढ़िया हाई क्वालिटी सीईओज को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, जो बैंक में ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी ला रहे हैं। तो गवर्नेंस को बहुत अच्छे से एड्रेस किया गया है पिछले 5-7 वर्षों में। और तीसरी रही बात टेक्नोलॉजी की, तो आप 10 साल पहले देखेंगे तो टेक्नोलॉजी को बिल्ड करना पड़ता था। इट वाज़ अ बिग डिफरेंशिएटर। पर आज की तारीख में टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम अ प्लग एंड प्ले। आप यू कैन बाय, एवरीबॉडी यूज़ द कोर फिनेकल, एंड उसके ऊपर जो आपकी प्लग एंड प्ले है वो काफ़ी अवेलेबल है। तो सारे बैंक्स ने पिछले कुछ सालों में 1000, 2000, 3000 करोड़ रुपए खर्चे किए हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये तीनों कारणों से जो डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक है, काफ़ी हद तक कम हो गया है। पब्लिक सेक्टर बैंक की जो रीच है, नेटवर्क है, उसको आज भी शायद बीट करना मुश्किल है। तो ये जो नैरो डाउन हुआ है, उसकी वजह से हमारा पीएसयू बैंक खरीदने का कभी भी कारण ये नहीं था कि वो सस्ते हैं। हमारा ये कारण था बिकॉज़ ऑफ ये ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सरसाइज की वजह से इनकी सबकी री-रेटिंग होगी, एंड मुझे लगता है काफ़ी हद तक री-रेटिंग हो गई है, पर अभी भी जर्नी बाकी है। आने वाले कुछ समय में री-रेटिंग और अर्निंग ग्रोथ आप दोनों को लेंगे, तो एक अच्छा पैसा पीएसयू बैंक्स में यहाँ से भी बनेगा। ओके, अच्छा, डिफेंस पर आपका क्या व्यू बन रहा है विकास? आपने पोर्टफोलियो में डिफेंस स्टॉक्स लिए थे, काफ़ी पैसा ही बनाया था। डिफेंस अगेन इज अ गुड सेक्टर, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। स्ट्रक्चरली वी ऑल नो कि इसमें बहुत बड़ी पैमाने पे पैसा खर्चा किया जा रहा है, और सरकार का भी बड़ा फोकस है। डिफेंस में खाली एक इतना ही चैलेंज है कि आपको सही कंपनी सही वैल्यूएशन में मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक वैसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत बड़ी फैड चल रही है, सबको इन्वेस्ट करना है, नंबर ऑफ स्टॉक्स कम है, डिफेंस के फंड भी आ चुके हैं। उस वजह से क्या स्टॉक्स काफी महंगे हो गए हैं। तो आपको जो रिस्क रिवॉर्ड के साथ मिलने वाले स्टॉक्स बहुत कम हैं, एंड इसलिए मैं तो सबको यही कहूंगा कि भले अपॉर्चुनिटी अच्छी हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉक कोई भी भाई एनी प्राइस यू कैन बाय। इफ यू बाय एट एनी प्राइस, योर आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट मे नॉट बी आइडियल और मे नॉट बी डिजायरेबल। सो हम लोग इसमें हमारे पास डिफेंस के अभी बहुत कम इन्वेस्टमेंट्स हैं, पर हम देखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं करें, पर हमको जब भी लेंगे जब हमको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लगेगा। ऑलराइट, बहुत-बहुत शुक्रिया विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए आज और हमसे बात करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।